अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। आप तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं कि पाकिस्तान स्टडीज़ की सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और पाकिस्तान स्टडीज़ को प्रिपेयर करने के लिए इस सीरीज़ में हम ऑलरेडी जो है वो 4 क्लासेस आपके लिए अपलोड कर चुके हैं। अब इन लेक्चर्स को एक्सेस करने के लिए आप जो है वो इस प्ले लिस्ट पर जा सकते हैं और इस प्ले लिस्ट के अंदर जितने भी लेक्चर्स मौजूद हैं जो इससे पहले डिलीवर किए जा चुके हैं उन लेक्चर्स को सुन सकते हैं। इस प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप तमाम स्टूडेंट्स को तैयारी में असिस्ट करने के लिए और आपकी कन्फ्यूजन्स को सॉल्व करने के लिए और आपको गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए लर्नअप पाकिस्तान की टीम व्हाट्सएप पे अवेलेबल होती है। अगर आप व्हाट्सएप पे हमारी टीम के साथ इंटरेस्ट रहना चाहते हैं और अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को फॉलो कर लीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, इस लेक्चर में मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को बता दूं कि सबसे पहले हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में बेसिक चीजें ओवरव्यू करनी है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टीज को देखना है। देन हम कुतुबुद्दीन ऐबक साहब को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है हम शमसुद्दीन इल्तुतमिश साहब को डिस्कस करेंगे और उसके बाद रजिया सुल्ताना के बारे में डिस्कशन होगी और गियासुद्दीन बलबान के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम जो है वो मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड पास्ट पेपर्स में पूछे जाते रहे हैं और साथ साथ आप तमाम स्टूडेंट्स की असेसमेंट के लिए जरूरी है। ये सारे क्वेश्चंस जो है वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आपने इसका कोई पॉइंट मिस नहीं करना। इस लेक्चर की स्पीड को 1.5x पे कर लीजिए ताकि कम वक्त में सारे लेक्चर को आप सुन सकें। आप तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं कि प्री पार्टीशन के टॉपिक को हम पढ़ रहे थे और अब तक हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कस कर लिया है, मोहम्मद बिन कासिम के टॉपिक को डिस्कस किया है, गजनवी एम्पायर को हमने डिस्कस किया है, गौरी सल्तनत को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा लेक्चर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो दिल्ली सल्तनत है उससे रिलेटेड होने वाला है। इससे पहले जितने भी लोगों को हमने डिस्कस किया, ये मुसलमानों की जो है हुकूमत का प्रॉपर एम्पायर का आगाज नहीं था। इस्लाम जो है इनमें से कुछ लोगों की तरफ से बरे सगीर पाको हिंद में आया, इसके बाद मुख्तलिफ लोगों ने बुनियाद रखी, लेकिन जो प्रॉपर मुस्लिम एम्पायर बनता है, मुसलमानों की हुकूमत का सिलसिला स्टार्ट होता है जो अगले 600 साल तक चलेगा, वो दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट होता है। अब दिल्ली सल्तनत की बुनियाद की जो वजह थी वो जो है वो गौरी एम्पायर थी, शहाबुद्दीन गौरी थे। और उसके बाद जब दिल्ली सल्तनत आती है तो दिल्ली सल्तनत को अब हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। दिल्ली सल्तनत के अंदर कुल 5 अदवार है, 5 डायनेस्टीज हैं। हर एक डायनेस्टी को हम डिटेल में कवर करेंगे और एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दिल्ली सल्तनत जो है वो 1206 से इसका आगाज हो जाता है और 1526 तक दिल्ली सल्तनत चलती है। अगर आप प्रीवियस लेक्चर नंबर 4 क्लास नंबर 4 को देख चुके हैं तो आप इस चीज से वाकिफ होंगे कि जो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी हैं उनका इंतकाल होता है 1206 के अंदर। अब क्योंकि उनकी कोई औलाद नरीना नहीं थी, उनका कोई बेटा नहीं था, वो कहा करते थे कि मेरे जो गुलाम हैं वही मेरे वारिस हैं। और आपने देखा था कि जब शहाबुद्दीन गौरी ने तराइन के मकाम पे पृथ्वीराज चौहान को 1192 एडी में शिकस्त दी थी, उसके बाद उन्होंने अपने मुख्तलिफ गुलामों को, नसीरुद्दीन कबाचा को और उसके बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली और मुल्तान का गवर्नर बनाया था। अब 1206 में जैसे ही शहाबुद्दीन गौरी का इंतकाल होता है तो उसके बाद जो उनके गुलाम होते हैं जिनको उन्होंने गवर्नर बनाया होता है वो इंडिपेंडेंटली जो है अपनी हुकूमतों का आगाज उन्हीं रियासतों के अंदर कर देते हैं। और दिल्ली सल्तनत की इस तरीकाकार से बुनियाद पड़ती है क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक साहब हैं वो मौजूद थे दिल्ली के तख्त के ऊपर, दिल्ली और नॉर्दर्न इंडिया को वो गवर्न कर रहे थे, लिहाजा दिल्ली सल्तनत का आगाज यहाँ से होता है। और 1206 का ये साल है, ये आपने याद रखना है। डेट्स किस तरीके से याद रहेंगी जब आप हर इवेंट को क्रोनोलॉजिकली कवर कर रहे होंगे। तो 1206 में आपको पता है, अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का इंतकाल कब होता है, 1206 में होता है। दिल्ली सल्तनत का आगाज कब होता है, 1206 में होता है। और दिल्ली सल्तनत के अंदर जो है हमारे पास कुल 5 डायनेस्टीज है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपने भूलनी नहीं है। और कैसे नहीं भूलेंगी, जब आप तमाम इवेंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। अब आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के जो गुलाम थे उन्होंने जिन जिन रियासतों में वो मौजूद थे वहां अपनी इंडिपेंडेंट जो गवर्नमेंट है वो स्टार्ट कर ली। तो
इस डायनेस्टी को, ये जो पहली हमारी डायनेस्टी है, इसी वजह से इसको हम स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। स्लेव डायनेस्टी के गुलामों के खानदान की हुकूमत स्टार्ट होती है। तो स्लेव डायनेस्टी, अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में ये भी समझाया था कंसेप्ट के लिए कि गुलाम से मुराद ये मत समझिए कि एक आका है और उसको सर्व करने वाला एक पर्सन है। गुलाम का तस्वुर बड़ा मुख्तलिफ होता था कि यंग एज में कुछ लोगों को खरीद लिया जाता था और उसका पर्पज़ ये होता था कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक बादशाह ने खरीदा है तो वो उस गुलाम का ये पर्पज़ होता था कि इसको ट्रेन किया जाए, इसको ट्रेन करने के बाद जो है इसको मुख्तलिफ जो ड्यूटीज़ हैं वो इसको साइन की जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रेनिंग के दौरान ये पता चलता है कि ये एक अच्छा सिपा सालार बन सकता है तो उसको फौज में एंटर कर लिया जाए। ट्रेनिंग के बाद ये पता चलता है कि ये हिसाब किताब में अच्छा है तो इसको अकाउंट्स में ऐड कर लिया जाए। तो इस तरीका कार से गुलामों का ये तस्वुर था। तो ये सारे गुलाम जो है आला ओहदों पर होते हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक साहब जो है वो फाउंडर तस्वुर किए जाते हैं, क्योंकि ये दिल्ली के तख्त पर बैठे थे तो ये फाउंडर तस्वुर किए जाते हैं स्लेव या ममलूक डायनेस्टी के। और कुतुबुद्दीन ऐबक साहब को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। अब स्लेव डायनेस्टी के अंदर जो है आप जानते हैं कि बहुत से हुक्मरान थे, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ जो है उन्हीं लोगों को डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, अब स्लेव डायनेस्टी जो है ये 1206 से 1290 तक चलती है। अब स्लेव डायनेस्टी से दिल्ली के तख्त का कंट्रोल किसके पास जाता है? खिलजियों के पास जाता है और खिलजी डायनेस्टी का आगाज होता है 1290 से 1320 तक ये खिलजी डायनेस्टी चलती है। इसमें दो लोग जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद तीसरी डायनेस्टी खिलजियों से कंट्रोल जाता है तुगलक डायनेस्टी के पास। गयासुद्दीन तुगलक जो है इस डायनेस्टी के फाउंडर है। 1320 से 1414 तक ये डायनेस्टी चलेगी। उसके बाद चौथे नंबर पर सैयद डायनेस्टी आती है दिल्ली सल्तनत के अंदर और खिजर खान इसके फाउंडर हैं। 1414 से 1551 तक जो है वो सैयद डायनेस्टी चलती है। उसके बाद लोधी डायनेस्टी आ जाती है और बहलोल लोधी जो है इसके फाउंडर है और ये चलती है 1451 से 1226 तक। अब 1226 में अगर आप देखें तो ये डायनेस्टी खत्म हो जाती है और साथ साथ दिल्ली सल्तनत का भी इख्तिताम हो जाता है। तो दिल्ली सल्तनत का इख्तिताम आखिर कैसे होता है? दिल्ली सल्तनत का जो इख्तिताम है वो बेसिकली इब्राहिम लोधी, जो लोधी डायनेस्टी का आखिरी हुक्मरान है, वो एक जंग लड़ता है बाबर के साथ और बाबर के साथ ये जंग लड़ी जाती है 1526 के साल में। और मकाम कौन सा है जी? पानीपत का मकाम है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बारे में आपने सुना होगा, ये एक क्वेश्चन है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ी गई थी? जब दिल्ली सल्तनत का इख्तिताम हुआ था। दिल्ली सल्तनत का इख्तिताम कब हुआ था? 1526 में हुआ था। और उस वक्त डायनेस्टी कौन सी थी? लोधी डायनेस्टी थी। लोधी डायनेस्टी का आखिरी हुक्मरान कौन था? इब्राहिम लोधी था। और नया आने वाला हुक्मरान जिसने पानीपत में हराया था इब्राहिम लोधी को, वो कौन था? बाबर था। तो बाबर और लोधी एक दूसरे के साथ पानीपत के मकाम पर लड़ते हैं 1526 में। नतीजतन बाबर ये जंग जीत जाता है और एक और एम्पायर स्टार्ट होता है जिसको हम मुगल एम्पायर कहते हैं, जो कि फिर बरसगीर पाको हिंद में ईस्ट इंडिया कंपनी के आने तक हुकूमत करता है। और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, फिर पाकिस्तान मूवमेंट चलेगी और उसके बाद हमारा पाकिस्तान आजाद होगा। तो आज के इस लेक्चर में क्योंकि हम स्लेव या ममलूक डायनेस्टी को डिस्कस करने वाले हैं, तो स्लेव या ममलूक डायनेस्टी में हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक साहब 1206 में जो है वो अपने आप को एज एन इंडिपेंडेंट जो है रूलर एस्टैब्लिश करते हैं दिल्ली के तख्त पर और ये 1210 तक रहते हैं। अब ये सारी इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर लिखी हुई है तकरीबन हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक साहब आप जानते हैं कि एक गुलाम थे, लेकिन गुलाम होने के साथ साथ इन्होंने अपनी जो काबिलियत है उसकी बेसिस पे अपने आप को मनवाया था। 1192 की जो जंग है जो तराइन के मकाम पर लड़ी गई थी शहाबुद्दीन गौरी और पृथ्वीराज चौहान के दरमियान, उसमें भी इनका एक कलीदी किरदार था। इसके अलावा 1191 में जो तराइन के मकाम पर पहली जंग लड़ी गई थी जिसको फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कहते हैं, जिसमें शहाबुद्दीन गौरी साहब को शिकस्त हुई थी, उसमें मैदान जंग से शहाबुद्दीन साहब को ले जाने वाले गुलामों में, उनकी जान बचाने वाले गुलामों में कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम भी शामिल है। अपने दौर हुकूमत में इन्होंने जिस इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। अब ये सारी इंफॉर्मेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो 1192 की तारीख और कुछ रिसोर्सेज में 1198 की तारीख भी आती है जिसमें इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो तामीर करवाया था अजमेर में। अब ये 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 से मुराद 2.5, 2.5 दिन का जो ये झोपड़ा है ये है क्या? ये बेसिकली
बेसिकली एक मस्जिद है जो इन्होंने तामीर करवाई थी शहाबुद्दीन गौरी के लिए। जब वो उस मकाम पर, अजमेर के मकाम पर आ रहे थे, तो नमाज अदा करने के लिए 2.5 दिन के अंदर अंदर इन्होंने ये जो मस्जिद है वो तामीर करवाई। तो इसको 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से जो है वो याद किया जाता है। 1192 और 1198 2 तारीखें आपको मिलेंगी। तो ऑप्शंस में अगर ये दोनों आ जाएं तो फिर आपने 1198 को सेलेक्ट कर लेना, ज्यादा क्रेडिबल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग ये होगी, वरना 1192 की तारीख होगी। लेकिन वो पूछेगा, तो जब पूछेगा तो ये पूछेगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो किसने बनवाया। तो आपको पता होना चाहिए ये कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ने बनवाया है और अजमेर के मकाम पर है ये। उसके बाद दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं इनकी कंस्ट्रक्शंस में कुव्वतुल इस्लाम एक मस्जिद है जो कि एंशिएंट टाइम्स की एक मॉस्क जो है बरसगीर पाक व हिंद में मानी जाती है। इसकी कंस्ट्रक्शन भी इन्होंने करवाई। 2 डेट्स आपको बताई जा रही हैं, इन डेट्स के दरमियान इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी। अच्छा, उसके अलावा आप तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं कि कुतुब मीनार जो है उसकी कंस्ट्रक्शन को इनिशिएट भी जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ने किया था और इल्तमिश के दौर में जो है इसकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हुई थी। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आपने देखना है कि इनको लख बख्श भी कहा जाता है। लख बख्श से क्या मुराद है कि ये बेसिकली सखी थे, तो लख उसी से जो है वो मुनासबत रखता है कि इनको लख बख्श इसीलिए कहा जाता है कि ये फिरका, मजहब, इसको देखे बगैर एक सखावत की जो है अपने अंदर खूबी रखते थे और ये सखी थे, जिसकी वजह से इनको लख बख्श भी कहा जाता है। ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि लख बख्श जो है वो किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान को कहा जाता है। उसके बाद आप तमाम स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि हसन निजामी साहब जिन्होंने ताजुल मिस्र जो किताब लिखी है, उनको जो पनाह है और उनको जो होस्ट है वो भी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ने किया था। इसके अलावा ये पोलो खेलते हुए इनकी मौत हुई थी, जिसको चौगान भी कहते हैं। तो एमसीक्यूज ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इस हवाले से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक साहब की मौत कब हुई। तो मौत हुई जी 1210। अच्छा, जब इन्होंने वफात पाई तो उस वफात की रीजन क्या थी? तो उसकी रीजन ये थी कि ये पोलो खेल रहे थे, जिसको चौगान भी कहते हैं। तो गिरने की वजह से, घोड़े से गिरने की वजह से जो है वो इनकी मौत हो जाती है। अगर पूछा जाए कि इनका मकबरा कहां पर है, तो ये मदफन है अनारकली बाजार में, जो कि लाहौर में है। अच्छा, अब जब कुतुबुद्दीन ऐबक साहब 1206 से 1210 तक दिल्ली के तख्त पर रहते हैं, तो इनकी मौत के बाद इनको सक्सीड किया जाता है किसकी तरफ से? आराम शाह की तरफ से। लेकिन आराम शाह जो है वो एक कमजोर हुक्मरान होते हैं, कुछ महीने ही टिक पाते हैं और उसके बाद इल्तमिश जो है, शमसुद्दीन इल्तमिश 1211 के अंदर दिल्ली के तख्त पर बैठ जाते हैं। अब हमने जिन रूलर्स को डिस्कस करना है उसमें सर फहरिस्त तो कुतुबुद्दीन ऐबक साहब हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक साहब के बाद इल्तमिश को हम डिस्कस करेंगे। हमने देखा कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के गुलाम हैं कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक साहब। अब कुतुबुद्दीन ऐबक साहब के गुलाम कौन है? इल्तमिश। शमसुद्दीन इल्तमिश जो दिल्ली का तीसरा हुक्मरान है, वो भी बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम है। अच्छा, इस वीडियो में मजीद आगे बढ़ते हुए मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को बता दूं कि अगर आप FIA के एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी भी और 1 पेपर एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं और आप किसी ऐसी रिसोर्स पे रिलाई करना चाहते हैं जो कंप्लीट है, किसी ऐसी किताब पे रिलाई करना चाहते हैं जो कंप्लीट है, जिस पे रिलाई करने के बाद आप अपनी प्रिपरेशन 100% कर सकते हैं, तो आप लर्न पाकिस्तान की तरफ से पब्लिश होने वाली एलिमेंट्स ऑफ 1 पेपर पे रिलाई कर सकते हैं। अब इस किताब की फीचर्स के हवाले से एक डिटेल्ड वीडियो इस चैनल पर मौजूद है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस किताब को आप स्टोर से खरीद सकते हैं। सिंपली ये ब्रोशर दिखाइए, एलिमेंट्स ऑफ 1 पेपर के बारे में बताइए, आपको ये किताब मिल जाएगी। और इन केस आपको किताब ना मिले वहां से स्टोर से, तो इसको ऑनलाइन ऑर्डर किया जा सकता है, जो सबसे बेहतर तरीका है। सिंपली एक मैसेज कीजिए, इस किताब को ऑर्डर करने की डिटेल्स, इसकी प्राइस डिटेल्स, तमाम कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं शमसुद्दीन इल्तमिश को। अब शमसुद्दीन इल्तमिश साहब 1211 से तख्त पर आते हैं और 1236 तक तख्त पर रहते हैं। शमसुद्दीन इल्तमिश जो है वो बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक साहब का एक गुलाम भी है और रजिया सुल्ताना का नाम आपने बहुत सुना होगा। दिल्ली के तख्त पर बैठने वाली हिंदुस्तान में वाहिद जो फीमेल रूलर थी वो रजिया सुल्ताना थी। वो किसकी बेटी है? वो शमसुद्दीन इल्तमिश की बेटी है। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक साहब को डिस्कस करते हुए मैंने आपको ये बताया कि उनका जो मज़ार है वो लाहौर में है। तो दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एक इंसान, उसका कैपिटल जो है वो लाहौर था। लाहौर कैपिटल बनाने की बहुत सी जो है वजूहात थी और उसमें ज़्यादातर वजूहात जो है वो डिप्लोमेटिक थी। तो उनकी जो कब्र है वो बेसिकली लाहौर में है। लेकिन
कैपिटल लाहौर से शिफ्ट दिल्ली की तरफ किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि लाहौर से कैपिटल को दिल्ली की तरफ शिफ्ट करने वाला कौन सा हुक्मरान है जो दिल्ली सल्तनत के अंदर है? तो वो इल्तुतमिश है। तो ये बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक साहब के एक गुलाम है, और जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक साहब की वफात होती है और आराम शाह को जो है तख्त पर बिठाया जाता है, तो उसके बाद देखिए ये जो किंग बनाया जाता था, सुल्तान बनाया जाता था, इसके बैक पर कुछ नोबल्स होते थे जो कि रिकमेंडेशन दे रहे होते थे, गाइडेंस दे रहे होते थे, और वो बड़े पावरफुल होते थे। तो एक दौर ऐसा भी आया कि वो नोबल्स इतने पावरफुल हो गए कि जो सुल्तान था वो एक पपेट जो है वो उनके सामने नजर आने लगा, जिसको बाद में फिर दिल्ली सल्तनत का स्लेव डायनेस्टी का ही एक हुक्मरान जो है वो उसको सप्रेस करता है। लेकिन उन नोबल्स की रिकमेंडेशन पर आराम शाह, और आराम शाह के बाद जैसे उसकी परफॉर्मेंस देखी गई कि आराम शाह तो आराम ही कर रहा है, तो उसके बाद उन्हीं नोबल्स ने जो है इल्तुतमिश जो कि एक गवर्नर था और ऐबक का गुलाम था, उसको जो है वो फिर तख्त पर लेके आते हैं, और फिर दिल्ली सल्तनत का कंट्रोल इल्तुतमिश के पास चला जाता है। कैपिटल को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट करने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक साहब के दौर में हुई कुछ रिवॉल्ट्स को जो है शमसुद्दीन इल्तुतमिश साहब जो है वो कुचलते हैं। उसमें दो मशहूर लोग हैं, एक नासिरुद्दीन कबाचा, ये भी शहाबुद्दीन गौरी के गुलाम हैं, और दूसरे जो है ताजुद्दीन यल्दीज। अब ताजुद्दीन यल्दीज या यल्दूज ये जो है ये बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक साहब के ससुर भी हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक साहब के ससुर भी हैं, और साथ साथ शहाबुद्दीन गौरी के गुलाम भी हैं। यानी कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के दो गुलाम, उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक साहब भी उनके गुलाम हो गए और ताजुद्दीन यल्दूज भी उनके गुलाम हो गए। अब ये जो यल्दूज या यल्दीज है ये बेसिकली गजनी के मकाम पर उस वक्त गवर्नर होते हैं जब 1206 के अंदर शहाबुद्दीन गौरी की मौत होती है। तो जिस तरीके से बाकी लोग अपनी अपनी जो रियासत है उसका कंट्रोल संभाल लेते हैं, तो गजनी का कंट्रोल कौन संभाल लेता है? तो गजनी का कंट्रोल जो है ताजुद्दीन यल्दूज संभाल लेते हैं। मुल्तान में गवर्नर कौन था? नासिरुद्दीन कबाचा था, तो नासिरुद्दीन कबाचा मुल्तान का कंट्रोल संभाल लेता है। तो बाद में ये ताजुद्दीन यल्दूज ये दिल्ली के तख्त पर बैठने की ख्वाहिश रखता है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक तो इसको कत्ल नहीं कर पाता क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का तो ये ससुर होता है, लेकिन बाद में शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो है वो इसको थर्ड बैटल ऑफ तराइन में हराता है। 1215 में थर्ड बैटल ऑफ तराइन होती है। इसके हवाले से क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आपको ये भी पता हो कि तराइन के मकाम पर जो तीसरी जंग लड़ी गई थी वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश के दरमियान लड़ी गई, और साथ साथ मध्य मुकाबल ताजुद्दीन यल्दूज था जिसको उन्होंने हराया, और उसके बाद जो है वो फिर दिल्ली सल्तनत की तरफ मुड़कर वापस ना आया। इसी तरीके से नासिरुद्दीन कबाचा जो है उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया 1228 के अंदर, और वो थ्रेट जो दिल्ली सल्तनत को था वो खत्म हो गया। उसके बाद जो है शमसुद्दीन इल्तुतमिश साहब ने एकता का सिस्टम भी जो है दिल्ली सल्तनत के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एकता का सिस्टम जो है एकता का सिस्टम वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया है, तो वो बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाया है शमसुद्दीन इल्तुतमिश साहब ने। अब ये एकता का सिस्टम क्या था? एकता का सिस्टम बेसिकली दिल्ली सल्तनत को मुख्तलिफ जो है टुकड़ों में डिवाइड करने का था। टुकड़ों में डिवाइड करने से मुराद उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव कर रहा था, और उन टुकड़ों को प्रोविंसेस का बास केसेस में स्टेटस होता था जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है एकतादार के पास होती थी। जो एकता को कंट्रोल करता था, उसको एडमिनिस्ट्रेट करता था, उसको एकतादार कहते थे। तो इससे इनका जो है वो इंटेंशन इनकी ये थी कि एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव किया जाए। इसके बाद इन्होंने जो है तुर्कान चहलगानी द 40 इसको इंट्रोड्यूस करवाया। अब तुर्कान चहलगानी का क्या मतलब है, इससे क्या मुराद है? आपको मैंने बताया था कि सुल्तान जब बनता था तो एक नोबल्स की कमेटी होती थी जो कि सक्सेशन के मैटर्स को देखती थी, और इसके अलावा सुल्तान को गाइड प्रोवाइड करती थी। गाइडेंस से मुराद है उसको मशवरा, ओपिनियन दिया करती थी। तो ये इसको फॉर्मलाइज करता है, और तुर्कान चहलगानी जो है इसका क़याम जो है अमल में लाता है, और इसके अंदर 40 नोबल्स जो है वो शामिल होते हैं। उनकी अपॉइंटमेंट डेफिनेटली सुल्तान करता है, लेकिन जैसे ही ये अपॉइंट होती है तो इन लोगों का पर्पस ये होता है कि एक तो सुल्तान को ओपिनियन दे, और इसके अलावा जब सुल्तान चला जाए, सुल्तान तख्त पर मौजूद ना हो, तो फिर उसके सक्सेसर की अपॉइंटमेंट में कोई डिस्प्यूट हो तो उसके हवाले से भी जो सोल्यूशन था वो तख्त चहलगानी करती थी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किसकी तरफ से किया जा रहा है? ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश की तरफ से किया जा रहा है। अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कुतुब मीनार की जो कंस्ट्रक्शन है उसकी कंप्लीशन किसने की थी, उसकी कंप्लीशन जो है शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने की थी। स्टार्ट किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक
ऐबक ने किया था। इसके अलावा हौज़ शमसी जो कि एक वाटर रिजर्व है वो भी जो है इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाई थी और इन्हीं के नाम पे हौज़ शमसी के हवाले से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी के साथ साथ शमसुद्दीन इल्तुतमिश के हवाले से एक आखिरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, और वो फैक्ट क्या है कि 1236 में इनकी मौत होती है, लेकिन इस मौत से पहले वो रजिया सुल्ताना को जो कि इनकी बेटी है उनको अपना सक्सेसर अपॉइंट करते हैं, जानशीन अपॉइंट करते हैं, जिसकी सख्त मुखालफत होती है। और मुखालफत के बाद अपनी जो ये सक्सेशन की जो ये बात है, जो नामजदगी है, वो ये वापस ले लेते हैं शमसुद्दीन इल्तुतमिश। लेकिन एक नाम याद रखिए कि रजिया सुल्ताना शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी हैं और उनके अंदर कमाल महारत मौजूद थी रियासत को चलाने की। और अपने तमाम बच्चों में शमसुद्दीन इल्तुतमिश को अपनी जो इकलौती बेटी रजिया सुल्ताना है वो अहल लगती है और वो उसको अपना जो सक्सेसर है वो अपॉइंट करके जो है वो जाते हैं। उसके बाद दौर स्टार्ट होता है जी रजिया सुल्ताना का। रजिया सुल्ताना का जो दौर है वो 3 साल और कुछ महीनों तक जो है वो चल पाता है, क्योंकि 1236 के जो साल है उसके कुछ महीने शमसुद्दीन इल्तुतमिश हुकूमत करते हैं, फिर रजिया सुल्ताना आ जाती हैं। और रजिया सुल्ताना फौरन नहीं आती। रजिया सुल्ताना को मैंने जिस तरह बताया कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश चाहते थे कि वो अपना जानशीन बनाए, उन्होंने जानशीन बनाया, लेकिन जब अपोजिशन आई तो फिर उन्होंने अपने बेटे फिरोज शाह को जो है वो जानशीन बनाया और वो फिर इस दुनिया से शमसुद्दीन इल्तुतमिश साहब चले गए। फिरोज शाह जब हुकूमत करने आया तो वो अपनी माँ तुर्कान खातून के साथ आया। अब तुर्कान खातून फिरोज शाह की माँ थी। तो जैसे ही फिरोज शाह तख्त पर बैठता है तो वो एक नाअहल हुक्मरान होता है और सारे के सारे मामलात तुर्कान खातून चला रही होती हैं। तो जब वो लोग जिन्होंने ऑपोजिशन की थी वो जो जिस बारे में मैंने आपको बताया कि वो नोबल्स की जो है वो एक कमेटी होती थी, उन्होंने देखा कि यार ये तो सारी हुकूमत दोबारा से एक औरत कर रही है और वो तख्त पर भी नहीं बैठी और सुल्तान जो है वो एक पपेट है, तो वो रजिया सुल्ताना को सपोर्ट करते हैं। एक जो है उसके बाद रजिया सुल्ताना जो है तख्त का कंट्रोल ले लेती हैं फिरोज शाह से और इसको नजर बंद करवा देती हैं। अब जैसे ही रजिया सुल्ताना 1236 के अंदर तख्त पर बैठती हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रजिया सुल्ताना जो है वो कब तक तख्त पर बैठती हैं, कब कंट्रोल लेती हैं। तो 1236 के अंदर उन्होंने कंट्रोल लिया था और जैसे ही उन्होंने कंट्रोल लिया इनकी जो पॉलिसीज थी उन पॉलिसीज से बहुत से लोग अफेंड होना स्टार्ट हुए। इनका एक गुलाम था जो कि अफ्रीकन गुलाम था याकूत, इन्होंने मेरिट की बेसिस पे उनको जो है वो तरक्की दी और इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया कि सिर्फ और सिर्फ तुर्क होना जो है ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो उस कमीशन के अंदर या किसी आला ओहदे पर आप आ सकें। आप अगर गुलाम हैं, आप किसी छोटी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, आप फिर भी प्रमोट हो सकते हैं अगर आप मेरिट के सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो याकूत इसका गुलाम है जिसकी जो है जिसको प्रमोट करने की वजह से मुख्तलिफ लोग जो कि सुल्तान को अपॉइंट करते थे और उसको एडवाइस देते थे वो इससे नाखुश हो जाते हैं। इसी दौरानिया में एक इंसान जिसका नाम मलिक अल्तुनिया है। अब मलिक अल्तुनिया जो है 1240 के अंदर रिवॉल्ट करता है और ये सर हिंद का एक गवर्नर होता है और ये उस तुर्कान चहलगानी का एक मेंबर भी होता है। वो जो है वो रिवॉल्ट कर देता है, बगावत कर देता है, जिस बगावत को कुचलने के लिए वो याकूत के साथ रजिया सुल्ताना अपने गुलाम याकूत के साथ सरहिंद की तरफ जाती हैं, जहां पर वो जंग हार जाती हैं और इनको कैद कर लिया जाता है। अब जब कैद किया जाता है तो ये जो मलिक अल्तुनिया गवर्नर है ये बेसिकली रजिया सुल्ताना से शादी भी करना चाहता है। तो जैसे ही रजिया सुल्ताना इसकी कैद में जाती हैं तो इसकी कैद में जाने के बाद इनका एक और भाई जो कि तख्त पर बैठना चाहता था वो तख्त का कंट्रोल ले लेता है। तो मलिक अल्तुनिया जैसे ही रजिया सुल्ताना को कैद करते हैं तो बहराम शाह जो कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बेटे भी हैं, रजिया सुल्ताना के भाई भी हैं, वो तख्त पर जो है वो बैठ जाते हैं, तख्त का कंट्रोल ले लेते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही मलिक अल्तुनिया के साथ जो कि गवर्नर है सरहिंद के, इनके साथ जो है वो शादी हो जाती है रजिया सुल्ताना की, तो वो दोबारा से तख्त का कंट्रोल लेने के लिए जाती हैं और जब दोबारा से वो तख्त का कंट्रोल लेने के लिए जाती हैं तो अगेन वो अपने भाई से हार जाती हैं और दिल्ली के मकाम पर जो है उनकी मौत हो जाती है। दिल्ली से कुछ दूर जो है इनका मज़ार भी वाक़ है, तो इनकी जैसे ही वहाँ मौत होती है तो इनको दफना दिया जाता है। तो 1240 की ये तारीख है जिसमें इनकी मौत वाक़ हो जाती है। 1240 के अंदर ही वो रिवॉल्ट हुआ था। तो ऐसे बरसगीर पाक व हिंद में दिल्ली सल्तनत की वाहिद फीमेल जो रूलर है उसकी मौत हो जाती है 1200
1236 से 1240, ये 2 डेट्स आपको पता होनी चाहिए। अब 1240 से ऑनवर्ड बहराम शाह जो है वो तख्त का कंट्रोल लेता है, लेकिन अब ये रूलर्स कुछ कमजोर रूलर्स होते हैं। पहले 4 रूलर्स में 3 रूलर्स जो थे वो ताकतवर थे, जिसमें सर फहरिस्त हम देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक साहब थे, उसके बाद आराम शाह एक कमजोर हुक्मरान था, देन शमसुद्दीन इल्तमश आता है, उसके बाद जो फिरोज चौथा हुक्मरान होता है वो भी एक कमजोर हुक्मरान होता है, और 5वें हुक्मरान के तौर पर रजिया सुल्ताना आती है। तो कुल 5 में से 3 हुक्मरान मजबूत होते हैं। उसके बाद जो बहराम शाह है वो भी जो है एक पपेट हुक्मरान होता है, देन मसूद शाह वो भी एक पपेट हुक्मरान की तरह ही होता है। उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद जो है इनका दौरे हुकूमत खासा लंबा होता है, लेकिन गियासुद्दीन बलबान इनके एक गवर्नर होते हैं, और जैसे ही नसीरुद्दीन महमूद साहब तख्त का कंट्रोल लेते हैं तो ये सिर्फ एक पपेट हुक्मरान होते हैं, और इनको जो है वो एक साधु की नेचर का इंसान समझा जाता है, और इनकी तरफ से तमाम इख्तियारात को गियासुद्दीन बलबान जो है वो इख्तियार करता है, उनको इस्तेमाल करता है। अब आप देखेंगे कि ये जो सल्तनत है ये काफ़ी कमज़ोर हो रही है, क्योंकि बैक वक्त जो है 1240 से 1266 के दरमियान जितने भी हुक्मरान आ रहे हैं वो सारे के सारे कमज़ोर हुक्मरान कंसीडर हो रहे हैं। तो जैसे कमज़ोर हुक्मरान आते हैं तो रियासत जो है उसका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे ही नासिरुद्दीन महमूद साहब आते हैं तो गियासुद्दीन बलबान जो कि उनका एक गवर्नर होता है वो तमाम इख्तियारात एक्सरसाइज करना स्टार्ट करता है, और इसी रियासत का, इसी डायनेस्टी का अगला और आखिरी जो मजबूत हुक्मरान है वो गियासुद्दीन बलबान है। तो गियासुद्दीन बलबान के बाद एक हुक्मरान और आता है जिसको फिर जलालुद्दीन जो खिलजी है उनकी तरफ से कत्ल कर दिया जाता है, और उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी जो है वो टेक ओवर कर लेते हैं। तो गियासुद्दीन बलबान 1266 से लेके 1287 के दरमियान जो है वो इस तख्त का कंट्रोल लेते हैं। और इसमें आपके लिए जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये कि ज़िले इलाही का जो टाइटल है वो इन्होंने अपने आप को दिया। इसके अलावा तुर्कान चहलगानी को इन्होंने ख़त्म किया, और जो इनका मेन काम माना जाता है वो ये कि इन्होंने सुल्तान की पावर को दोबारा से रिवाइव किया। दोबारा से रिवाइव करने का मतलब ये है कि जैसे ही शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी इस दुनिया से गए, उसके बाद दिल्ली सल्तनत का क़याम हुआ, तो उसमें कुछ ऐसे हुक्मरान आए जो कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे मशवरा लेने वाले लोगों के ऊपर, और सुल्तान की पावर बड़ी कमज़ोर हो गई थी। तो इस हुक्मरान ने सुल्तान की पावर को इस तरह से इस्टेब्लिश किया कि सुल्तान के सामने कोई बात नहीं कर सकता, उसके सामने कोई बगावत नहीं हो सकती, उसकी ऑपोजिशन कोई नहीं कर सकता। तो ये अथॉरिटी सुल्तान की जो है वो गियासुद्दीन बलबान ने कायम की। 1166 से 1287 तक इनका दौरे हुकूमत रहता है, और मोइजुद्दीन केकाबाद जो है इसके बाद इस सल्तनत की भागदौड़ संभालते हैं, जिनको जलालुद्दीन खिलजी की तरफ से जो है उनसे फिर हुकूमत छीन ली जाती है और खिलजी डायनेस्टी का आगाज होता है। उसके बाद जी हम एमसीक्यूज की तरफ बढ़ने लगे हैं, और ये वो एमसीक्यूज हैं जो पास्ट पेपर से सोर्स्ड हैं, और इसके अलावा आपकी असेसमेंट के लिए इस टॉपिक से सोर्स किए गए हैं, ऐड किए गए हैं। तो इसके आंसर पिछले लेक्चर्स की तरह मैं आपको अभी सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने टॉपिक को बड़ी डिटेल में आपको पढ़ाया है। तो अब आपकी असेसमेंट है, तो इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है और फिर कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स को पेस्ट कर देना है। आप पहला सवाल देख रहे हैं कि हु वाज द फाउंडर ऑफ ममलूक और स्लेव डायनेस्टी इन सब कॉन्टिनेंट। आंसर आपने मार्क करना है। ममलूक डायनेस्टी वाज फाउंडेड इन, तारीख आपसे पूछी जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि स्लेव डायनेस्टी एंडेड इन विच ईयर। तो डेट्स अगर आपको पता है तो बासानी आप मार्क कर सकते हैं। ममलूक डायनेस्टी लास्टेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक बिलोंग्स टू, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की फैमिली के हवाले से पूछा जा रहा है कि उनका ओरिजिन क्या है। उसके बाद हु बिल्ड कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, इसके हवाले से हमने डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि कुव्वतुल इस्लाम इज लोकेटेड इन, तो कुव्वतुल इस्लाम जो मस्जिद है वो कहां पर लोकेटेड है। विच स्लेव डायनेस्टी रूलर शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली, तो लाहौर से दिल्ली की तरफ जो कैपिटल है वो किसने शिफ्ट किया था। उसके बाद द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क एंड कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड इन द रीजन ऑफ विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए एमसीक्यूज इसमें मोस्टली पास पेपर्स के, और इसके अलावा इसमें वो क्वेश्चंस भी ऐड किए गए जो टॉपिक से सोर्स किए गए हैं, ताकि आप अपनी असेसमेंट कर सकें। इसके बाद इस टॉपिक में से अगर कोई भी क्वेश्चन बनाया जाएगा आप बासानी उसको आंसर कर सकेंगे। हु स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार इन दिल्ली, तो दिल्ली में कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्लेव डायनेस्टी रूलर नोन एज लख बख्श, तो लख बख्श हमने डिस्कस किया था कि किसका टाइटल है। हु वाज द वजीर मिनिस्टर ऑफ नसीरुद्दीन महमूद, अच्छा नसीरुद्दीन महमूद साहब के मिनिस्टर के हवाले से यहां बात की जा रही है, वजीर गवर्नर। उसके बाद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कुतुब मीनार स्टार्टेड इन विच ईयर, तो कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट होती है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड इन 1210 AD व्हाइल प्लेइंग। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि विच
व्हिच इज द रिलेशन ऑफ इल्तुतमिश टू ऐबक। तो इल्तुतमिश और ऐबक का आपस में क्या रिलेशन है। कोई चीज अगर आपको समझ ना आ रही हो, आपको किसी का आंसर ना पता हो, तो आप उसको सर्च भी कर सकते हैं। कुतुब मीनार इज ऑल्सो नोन एज। नेक्स्ट आप देख सकते हैं द कंस्ट्रक्शन ऑफ विक्ट्री टावर कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड इन द रीजन ऑफ इल्तुतमिश इन। डेट आपसे पूछी जा रही है। तो इक्तदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हिच ममलूक डायनेस्टी रूलर। हमने आपसे डिस्कस किया था कि इक्तदार किसको कहते हैं और इक्ता सिस्टम क्या है। उसके बाद व्हाट इज द रिलेशन ऑफ रजिया सुल्ताना टू इल्तुतमिश। अब ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐड किया गया है। रजिया सुल्ताना वाज द ओनली वुमन लीडर टू रूल ओवर। अब ये क्वेश्चन भी आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए एडेड है। उसके बाद मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया वाज द गवर्नर ऑफ। अब ये क्वेश्चन भी, ये फैक्ट भी हमने डिस्कस किया है। मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया वाज डैश ऑफ रजिया सुल्ताना। उसके बाद हु वाज द सक्सेसर ऑफ रजिया सुल्ताना। तो ये वो क्वेश्चन है जो इस टॉपिक में से हमने आपकी असेसमेंट के लिए शॉर्टलिस्ट किए हैं, ताकि आप इस टॉपिक को ना सिर्फ बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड करें, बल्कि इसकी असेसमेंट में भी आप जो है वो कामयाब हो। अब अगर आप जो है एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे हैं और FIE को प्रिपेयर कर रहे हैं, या किसी भी और वैकेंसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जहां पर जनरल नॉलेज के 10 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, तो आप जो है एलिमेंट्स ऑफ वन पेपर पर रिलाई कर सकते हैं। अब इस किताब की फीचर्स को जानना आपके लिए बड़ा जरूरी है, ताकि आप इस किताब पर रिलाई करें या किसी और किताब से पढ़ें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अच्छी किताब में कौन कौन सी चीजों का होना जरूरी है। इस किताब की जो फीचर्स एक्सप्लेन करने वाली वीडियो है उसको देखिए, और उसके बाद आप जो है अपने लिए किताब या रिसोर्स सेलेक्ट करने का फैसला कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके जहन में अगर कोई भी सवाल आता है, कोई चीज आपको कंफ्यूज कर रही है तैयारी के हवाले से, हमारी पूरी टीम आपको असिस्ट करने के लिए मौजूद है। इस नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज करने के बाद आप हमसे इन टच आ सकते हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफिज।